ईस्ट्रोजन। किसका जन? ईस्ट्रोजन। सुनो ध्यान से, एस्ट्रोजन क्या करता है? इट इज अ ग्रोथ हार्मोन ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट की साइज की जो ग्रोथ करवाएगा वो कौन सा हार्मोन होगा? वो कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन होगा। कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन होगा। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्यूलर सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ डक्ट्यूलर सिस्टम कौन करवाएगा? एस्ट्रोजन करवाएगा। ये दो काम है एस्ट्रोजन के रिलेटेड टू द ब्रेस्ट। दूसरा हार्मोन पकड़ते हैं, दैट इज बोलो भाई कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा किसका? एल्वियोलाई का। किसका करवाएगा? एल्वियोलाई का। और इसी को क्या नाम दिया जाता है? एसिनाई। एल्वियोलाई का दूसरा नाम क्या है? एसिनाई। तो डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई या एसिनाई कौन करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन करवाएगा। दूसरा काम सुनिए, इस की सिक्रेटरी नेचर को कौन डेवलप करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन करवाएगा। एल्वियोलाई में क्या सिंथेसिस होगा? मिल्क को सिंथेसिस करे एल्वियोलाई, उसको इस लायक कौन बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। क्या दोनों हार्मोन के फंक्शन क्लियर हैं? क्या क्लियर हैं? अब एक हार्मोन आता है, नाम आप सबने सुना होगा, जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? मिल्क सिंथेसिस हार्मोन है। ये क्या है? मिल्क सिंथेसिस हार्मोन। मतलब ये क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाएगा। अरे भाई क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? चलिए, एक लास्ट में एक हार्मोन और बताया था मैंने, ऑक्सीटोसिन। क्या करता है ये? PRL इज अनदर नेम ऑफ प्रोलैक्टिन। इसको हम बोल लेंगे मिल्क इजाकुलेशन हार्मोन। क्या बोलेंगे? मिल्क इजाकुलेशन हार्मोन। क्लियर? तो ये चारों हार्मोन जो रिलेटेड हैं ब्रेस्ट से, क्या आपको समझ में आए? क्या आपको समझ में आए? ये स्ट्रक्चर मैं आपको कल समझा चुका था। चलिए, ये देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है एक माँ और एक बच्चे के बीच का जो रिश्ता है। एल्वियोलाई का दूसरा नाम तीशा अग्रवाल एसिनाई, ACINI, एसिनाई को एल्वियोलाई कहते हैं। हाँ, तो कितना सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर माँ और बच्चे के बीच का संबंध का। दुनिया का सबसे बड़ा, गहरा और पवित्र रिश्तों में से एक है माँ और बच्चे का रिश्ता। देखिए किस प्रकार लैक्टेशन की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। लैक्टेशन की प्रोसेस के लिए एक नाम लिखा है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। तो ये क्या है? एक तरीके का रिफ्लेक्स है कि बेबी ने कुछ करा, माँ ने दूध पिलाया, बेबी ने कुछ करा, माँ ने दूध निकाला, बेबी ने कुछ बना, माँ ने दूध बनाया। तो इसमें माँ का नर्वस सिस्टम और माँ का एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। इसलिए इसको कौन सा रिफ्लेक्स बोला? बोलो, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। क्या समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बेबी निप्पल को सक करता है, जैसे ही बेबी निप्पल को सक करता है, तो ये सिग्नल जाते हैं माँ के हाइपोथैलेमस में। किसके हाइपोथैलेमस में जाते हैं? माँ के हाइपोथैलेमस में। और ये इम्पल्स जब माँ के हाइपोथैलेमस में जनरेट हुए, तो ये हाइपोथैलेमस के जो सिग्नल हैं ये रिले कर दिए जाते हैं किसको? किसको भेज दिए जाते हैं? माँ की पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको भेज दिए जाते हैं? माँ की पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड अब दो हार्मोन रिलीज करती है, एक है PRL और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। क्या दोनों अभी बता चुका हूं? PRL भी काम करेगा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, ऑक्सीटोसिन भी काम करेगा मेमोरी ग्लैंड के ऊपर।
PRL तो मिल्क सिंथेसिस करवाएगा और ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर इजेक्ट करवाएगा। और इस प्रकार याद है मायो एपिथेलियम सेल को स्क्वीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन, एल्विलाई दबती है, बताया था ऐसा कुछ? बोलो, अरे याद है सभी को? समझ में आया? बेटा जब माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज भी सुनती है ना, कि उसका बच्चा कहीं रो रहा है, बेचारे को भूख लग रही होगी, तो भी उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और PRL और ऑक्सीटोसिन निकलने लगते हैं, PRL और ऑक्सीटोसिन निकलने लगते हैं। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आया? चलिए चलिए भाई, पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए। बिल्कुल थर्ड, पता नहीं कुछ बच्चे फोर्थ क्यों बोल रहे हैं। चलिए सेकंड का बताइए, सेकंड का बताइए, सेकंड का बताइए। फीटस, बिल्कुल यूट्रस में डेवलप होगा। अगर यहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखा होता तो, अगर यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखा होता तो भी यूट्रस, तो भी यूट्रस। भाई एम्ब्रियो बोलो, फीटस बोलो, ये एक ही तो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके चेंज हो रही है। तो इन सब का डेवलपमेंट कहां होता है? यूट्रस में। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए। भाई थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेल में तो होती नहीं है। अब फीमेल में एस्ट्रोजन को रेगुलेट नहीं करती, क्या बचा? वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। वेस्टिबुल याद है, वल्वा का जो इनर पार्ट है जहां पर दोनों ओपनिंग खुल रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आकांक्षा, हाँ आकांक्षा बिल्कुल। फोर्थ का बताइए, फोर्थ का बताइए, फोर्थ का बताइए। बहुत बढ़िया, सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस ध्यान से सुनेंगे। यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाती है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं यहां से उनका नंबर बढ़ जाता है, आना चांसेस यहां से बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो नाम से लग रहा है किसकी बात कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की। क्या बात कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की। और गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? बोलिए बोलिए, हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, एन, हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये गैमेटोजेनेसिस जो है क्या मेल में भी चलेगा और क्या फीमेल में भी चलेगा? बोलो बोलो, दोनों में चलेगा? बिल्कुल। मेल गैमेट जो बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा। तो दोनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस को नाम दिया गैमेटोजेनेसिस। गैमेट मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रिपीट कर रहा हूं, चाहे मेल हो, ओके आमिर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में जो गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है वो कौन से हार्मोन करते हैं? कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं? बोलो बोलो, GnRH, FSH और LH। अरे मेल का तो मैं तुम्हें समझा भी चुका हूं, मेल का तो फीडबैक मैकेनिज्म समझा चुका हूं, याद है? GnRH, FSH, LH कैसे स्पर्म बनने की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे, सब पढ़ा दिया। इसके अलावा दो विटामिन भी हैं, विटामिन ई और विटामिन ए। ये भी हेल्दी गैमेट्स बनने के लिए बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। भाई गैमेटोजेनेसिस एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो है जिसमें स्पर्म बन रहे हैं, और किसी भी प्रोसेस करने के लिए उसको सारी की सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमें गैमेट बनाने हैं तो विटामिन ई और विटामिन ए की जरूरत हमें पड़ सकती है।
कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करते हैं गैमेट बनने की प्रोसेस को। अब गैमेट बनने की प्रोसेस चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, एक लंबी प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ तान्या, क्लियर? अब चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, दोनों में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, दोनों में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, उन पूरी प्रोसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है मैचुरेशन फेज। बोलो बोलो, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस हो, गैमेटोजेनेसिस हो, दोनों में क्या ये तीनों स्टेप चलेगी क्या? बोलो, क्या तीनों स्टेप चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी, दोनों में चलेगी। क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है oogenesis के लिए, तो आपका आंसर जाएगा स्टेप नंबर 3, इट इज लॉन्गेस्ट फेज। यानी कि स्पर्म बने चाहे ओवम बने, दोनों जब बनेंगे तो सबसे ज्यादा समय किस स्टेप में गुजारेंगे? सबसे ज्यादा समय किस स्टेप में गुजारेंगे? मैच्योरेशन फेज में गुजारेंगे। समझ में आया? तो इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज फॉर बोथ मेल और फॉर फीमेल। क्लियर हुआ क्या? बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए सब लोग। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब बहुत काम की चीज आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत काम की चीज आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। गैमेट बनाने वाली सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल। गैमेट बनाने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। और यहां पर उसको नाम दे दिया है हमने प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीजीसी। क्या नाम दिया? पीजीसी। तो फीमेल में भी पीजीसी से गैमेट बनेंगे और मेल में भी पीजीसी से गैमेट बनेंगे। ठीक है सर, तो फिर ये पीजीसी कहां रहेगी? लीवर में कि किडनी में? जब ये गैमेट बना रही है तो ये कहां रहेगी? लीवर में कि किडनी में? बहुत शानदार सर, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रहेगी जो कि टेस्टिस और ओवरी है फॉर मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे पढ़ते रहिए। अब देखिए, मैंने क्या पूछा था प्रश्न कि ये कहां मिलेंगी? क्या पूछा था मैंने प्रश्न कि ये कहां मिलेंगी? आप सबने सही आंसर दिया कि सर ये गोनाड्स में मिलेगी। कहां मिलेंगी? गोनाड्स में मिलेगी। गोनाड्स मतलब टेस्टिस फॉर मेल एंड ओवरी फॉर फीमेल। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं आपसे ये बोलूं कि हाँ ये गोनाड्स में तो मिलेंगी, लेकिन ये गोनाड्स में पैदा नहीं हुई। रिपीट, आपने सही कहा कि ये गोनाड्स में मिलेंगी, लेकिन मैंने कहा ये गोनाड्स में पैदा नहीं हुई। इनका ओरिजिन गोनाड्स में नहीं हुआ, इनका जन्म स्थान गोनाड्स नहीं है। ये गोनाड्स के कहीं बाहर बनी हैं, ये गोनाड्स के कहीं बाहर बनी है। और बनने के बाद कहां ट्रांसफर हुई है? बोलिए, बनने के बाद कहां ट्रांसफर हुई है? गोनाड्स में। तो ये गोनाड्स के बाहर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको नाम देते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या होती है गोनाड्स के बाहर?
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किसका फॉर्मेशन करती हैं? अरे किसका फॉर्मेशन करती हैं? पीजीसी का। वहां से ये मूवमेंट करती है, ट्रांसफर होती है यॉर्क सेक में। यॉर्क सेक क्या है? आगे आ जाएगा। किस में ट्रांसफर हुई? यॉर्क सेक में। और ये यॉर्क सेक से फिर ट्रांसफर हो जाती है रेस्पेक्टिव गोनाड्स में। कहां ट्रांसफर हो जाती है? रेस्पेक्टिव गोनाड्स में। अगर ये मेल एम्ब्रियो है तो गोनाड्स होंगे टेस्टिस, और अगर ये फीमेल एम्ब्रियो हैं तो गोनाड्स होंगी ओवरी। क्या पीजीसी के बारे में ये जो यहां लाइन लिखी हुई है, इट इज एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन, क्या आपको समझ में आया? आ गया सबको? बोलिए भाई, क्लियर है ना सबको? तो अब मुझे ये बताइए कि टेस्टिस में पीजीसी कहां मिलेंगी? टेस्टिस में पीजीसी कहां मिलेंगी? जर्मिनल एपिथेलियम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद हैं? तो ओवरी में पीजीसी कहां, फीमेल में पीजीसी कहां मिलेंगी? सर आपने बता दिया, ओवरी में मिलेंगी। ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट चलता है। क्या है फॉलिकल, कैसे डेवलपमेंट होता है, मैं समझा दूंगा। क्लियर है एक्स्ट्रा गोनाडल वाला पॉइंट? ऑल ओके? अब एक लास्ट लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जहां मैं ये समुद्र की लहरें बना रहा हूं ना, समुद्र की लहरें जो मैंने बनाई है, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट एट प्यूबर्टी। सर यहां लिखा हुआ है कि गैमेट का फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। तो मेल के लिए तो ये बात सही है, क्योंकि प्यूबर्टी आने के बाद मेल प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन आप में से कईयों को पता होगा कि फीमेल में तो ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक में शुरू हो जाती है। क्या सही कह रहा हूं मैं? तो क्या ये बात सर सिर्फ मेल के लिए सही है क्या, या दोनों के लिए सही है? तो मैं आपसे कहूंगा ये बात दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए सही है। क्योंकि फॉर्मेशन शुरू हुआ है गैमेट्स का, बने नहीं हैं, बने नहीं हैं। बनते तो फीमेल में भी कब हैं? जब वो प्यूबर्टी में आ जाती है। समझ में आया क्या? बिल्कुल श्रुति गुप्ता, समझ में आया क्या? क्या ये बात दोनों के लिए सही है? हाँ सर सही है। चलिए, बिल्कुल सब आता है आप लोगों को, सब सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से देखिए सब लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की साइट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब मुझे बता देंगे इट इज एसएफटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्यूबोइडल शेप थी जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको एक नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया। अरे याद है स्पर्मेटोगोनिया बोला था? वो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किससे हुआ? उस स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किससे हुआ? बोलो बोलो, अरे किससे हुआ स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन? पीजीसी से। क्या पीजीसी टेस्टिस में बनी है क्या? बाहर बन के आई है। बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए, पता है मुझे आप सबको, आ जाइए इधर। ये पीजीसी डिवाइड करती हैं और सेल बनाती हैं। कौन सी सेल बनाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होगी, और डिप्लॉइड होगी इसके अंदर तो मिलेगा 4 प्लस XY, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 44 प्लस XY। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो वापस डिवाइड होकर क्या बना लेती हैं? नई स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम बोल देते हैं टाइप ए। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया आगे बढ़ जाती हैं
स्पर्म बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं, उसको हम बोल देते हैं टाइप बी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस एक स्पर्म बनाने के लिए आगे चली गई और एक अपना नंबर आगे बढ़ाने के लिए चली गई। तो बेसिकली इस वाले फेज में हो क्या रहा है? अरे सर, इस फेज में तो नंबर बढ़ रहा है, और जिस फेज में नंबर बढ़ता है उसको हम बोलते हैं, अरे बोलो, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या सही कह रहा हूं मैं? क्लियर? चलिए अब टाइप बी की बात करते हैं, क्योंकि यही तो आगे बढ़ी है। हाँ सर, करिए। तो ये जो टाइप बी वाली जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये साइज में बड़ी हो जाती है। आगे बढ़कर ये साइज में क्या हो जाती है? बोलो बोलो। आगे बढ़कर ये साइज में बड़ी हो जाती है। सिर्फ क्या किया है इसने? अपनी साइज में ग्रोथ की है, बाकी वही 44 प्लस XY है। और इसको नाम दिया गया है, इस सेल को नाम दिया गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो फेज है, इस फेज में ग्रोथ हुई है, तो इसको हम कौन सी फेज बोल देंगे? ग्रोथ फेज बोल देंगे। ऑल क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अब यहां से 2 मिनट रुक के आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा। क्या आपको माइटोसिस मियोसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया है? क्या आपको पता है 2n से 2n किस में होता है? क्या आपको पता है 2n से n किस में होता है? क्या आपको ये पता है कि जो माइटोसिस है वो 2 पार्ट में पूरा होता है? क्या आपको ये पता है माइटोसिस 2 पार्ट में पूरा होता है? नहीं सर, मियोसिस होता है। याद है ना सभी को? मियोसिस 2 पार्ट में पूरा होता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। अरे भाई, ये आइडिया सबको पता है ना थोड़ा सा? अच्छा, मियोसिस कितने पार्ट में पूरा? 2 पार्ट में पूरा। मियोसिस कितने पार्ट में पूरा? 2 पार्ट में पूरा, है ना? तो उसको हम 1 मियोसिस गिनेंगे या 2 मियोसिस गिनेंगे? 1 मियोसिस गिनेंगे या 2 मियोसिस गिनेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। 1 में गिनेंगे। चलिए, आप सबको पता है, अब मैं निश्चित होकर आगे बढ़ सकता हूं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये अब पहली बार क्या करेगी? अरे क्या करेगी? ये मियोसिस फर्स्ट करेगी सर। और अगर इसने मियोसिस फर्स्ट किया, यानी कि डिवाइड किया, तो डिवाइड करने में तो 2 सेल बनती हैं, ये 2 बना दी। और इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी कि एक साइड तो 22 प्लस X आएंगे सर, और एक साइड 22 प्लस Y आएंगे सर। क्लियर? क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर आई है, इसको हमने बोला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आगे सुनो। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी मियोसिस होगा 2 बार होगा। जब भी मियोसिस होगा 2 बार होगा। क्या एक बार मियोसिस हो गया? हाँ, तो अब इसमें भी क्या होगा? दोबारा मियोसिस होगा। उसको हम नाम देंगे मियोसिस 2। और सर, जब मियोसिस हो रहा है तो मतलब सेल तो डिवाइड करेगी, यानी कि इससे भी 2 सेल और इससे भी 2 सेल। ठीक है। और क्या अब क्रोमोसोम नंबर वापस हाफ हो जाएगा ना? n/2 हो जाएगा ना? n/2 हो जाएगा ना? नहीं, अब कैसा रहेगा? सेम। अभी भी ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। और ये जो सेल आई, इसको नाम दिया स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दिया? स्पर्मेटिड्स। क्लियर? और स्पर्मेटिड से हर एक स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा? हर एक स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा?
स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। अरे समझ में आया? तो क्या दो स्पर्म एक्स एक्स वाले बने और दो स्पर्म वाई वाई वाले बने? तो जो दो स्पर्म एक्स वाले हैं, अगर ये ओवम से फ्यूज होंगे तो लड़का होगी या लड़की? लड़की। तो इसको मैं बोल दूंगा गायनोस्पर्म। क्या बोल दूंगा? गायनोस्पर्म। और वहीं अगर वाई वाले फ्यूज हुए तो क्या होगा? लड़का। तो क्या नाम दे दूंगा? एंड्रोस्पर्म। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्म बनने तक जो फेज चली, उसका नाम मैच्योरेशन फेज सर, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है। क्या आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया? चलिए, अब मेरे कुछ सवाल हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूं, है ना? सब लोग तैयार रहेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म? बहुत शानदार, 4 स्पर्म। दूसरा सवाल, एक सेकेंडरी oocyte से कितने स्पर्म? एक सेकेंडरी oocyte से कितने स्पर्म? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? 2 स्पर्म। बहुत शानदार, तालियां। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? चार स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 4 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 4 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 1। मैंने आपको बोला था मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 एक ही मियोसिस में काउंट करना है। अरे क्या बोला था? याद आया? तो 4 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस? कोई 100 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। अरे गधेड़ा, केम करो छो तमे मोटा भाई? गणित नहीं आवे हैं? गणित आती नहीं तभी तो बायो लिए सर। 25 25 25। एक 252 बोला। ओहो, अच्छा गलती से टाइप हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ में आया है ना? अब 25 कैसे आया ये तुम्हारा होमवर्क है, करके आना। मुझे तो लग रहा है सबको आ गया होगा कि 25 बिल्कुल 100/4। समझ में आया सभी को? चलिए, इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आया यहां तक? पूरी प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड आपसे पूछ ले स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस, तो आपको आंसर देना है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बिल्कुल। चलिए, सौम्य आगे आ जाएगा। स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन सब आगे आ जाएगा, थोड़ी शांति रखिए।
अब ये स्पर्म बन गए और ये स्पर्म जैसे ही बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अपना सर कहां घुसा लेंगे? अपना सर कहां घुसा लेंगे? याद करो, याद करो, अपना सर कहां घुसा लेंगे? अरे सर, सर्टोली सेल में घुसा लेंगे। कहां घुसा लेंगे? सर्टोली सेल में घुसा लेंगे। चलिए, एक स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज का टाइम लगता है। एक स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज का टाइम लगता है। एक लड़का, एक मेल जब प्यूबर्टी अटेन करता है, 10 से 12 साल की उसकी उम्र होती है, तब से उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन चालू होता है और ताउम्र उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन मरते दम तक होता रहता है। 74 डेज सौम्या, 74 डेज। क्लियर? समझ में आया सभी को? हाँ, चारों स्पर्म साथ ही बनेंगे ना, बिल्कुल साथ ही बनेंगे, लेकिन एक की बोलो या 4 की बोलो, 75 डेज ही लग रहा है ना। बोलिए, क्लियर है? अरे भाई, क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं। बेटा, ये छोटा सा जो स्पर्म है इसको ही स्पर्मेटोजोवा कहा। जो छोटे से स्पर्म है इसको ही स्पर्मेटोजोवा कहा। बड़ा होने के बाद स्पर्म कह देंगे। आपके लेवल पर सेम चीज है ना? ये क्या है, वही हायर बुक्स का डायग्राम होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा क्लियर दिया होता है। चलिए, स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, एक सवाल ये आया है। देखिए, स्पर्म का लाइफ स्पान वेरी करता है कि वो कहां है। फीमेल बॉडी में अगर है तो लगभग 3 से 5 दिन वो जिंदा रहता है। 3 से 5 दिन जिंदा रहता है। एसिडिक मीडियम में रखोगे तुरंत मर जाएगा। एनवायरमेंट में इजैकुलेशन हो जाएगा, मर जाएगा, है ना? और अगर मेल बॉडी में ही बात करें तो याद करो, 1 महीने तक तो स्पर्म बनने के बाद एपिडर्मिस में रहता था, है ना? और लगभग इतना ही टाइम वो और कहां गुजारता है? मेल बॉडी में गुजारता है। अगर इतने टाइम तक उसका इजैकुलेशन हो गया तो ठीक, वरना वो वहां पर ही मेल की बॉडी में ही नेचुरल डेथ मर जाता है। इसका कोई वैसे फिक्स लाइफ स्पान नहीं है मेल बॉडी में कि एग्जैक्टली इतने दिन जीता है। समझ में आई चीज? क्लियर? क्या स्पर्मेटोजेनेसिस से आने वाले आप सारे सवाल कर लेंगे? चलिए, ये जो मैंने बातें बोली हैं, ये जो भी मैंने बातें बोली हैं आपको, क्या आपको यहां पॉइंट में लिखी हुई दिख रही हैं? और जो भी मैंने बोला है आपको वो सब यहां लिखा हुआ मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा और समझिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा। ये तीनों हार्मोन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये तीनों हार्मोन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अरे याद है? याद है ना भाई? सर्टोली सेल की बात कर रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है? अरे बहुत अच्छे से बताया था यार। नहीं बताया था क्या? बताया था कि नहीं बताया था? बता चुका हूं, बिल्कुल। चलिए, ये स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस, स्पर्म बनने की प्रोसेस है सारी की सारी। कब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड कौन से होंगे, ये। अच्छा, ये स्लाइड देखना तो जरा। क्या ये स्लाइड मैं बता चुका हूं? बिल्कुल सर, आप बता चुके हैं। ये स्लाइड कलर्ड फॉर्म में बता दिया था, याद है? चलिए, क्या ये इनिबिन वाली बात भी मैं बता चुका हूं? एक्सेस में होगा तो क्या होगा? अच्छा, ये 4th पॉइंट पढ़िएगा जरा। 4th पॉइंट पढ़िएगा जरा। 4 पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट पढ़िएगा। 4 नंबर का पॉइंट पढ़िएगा। बता चुका हूं सबको। 30 नैनोग्राम पर ml प्लाज्मा में टेस्टोस्टेरोन। अरे बोलो, याद है ना सभी को? बताया था जब मैंने स्क्रोटम की स्ट्रक्चर बताया था। बिल्कुल, सब बता चुका हूं बेटा, ये सब डिटेल में आपको बता चुका हूं। हाँ तस्कीन,
एनसीईआरटी जरूर रखना, साथ में आप मॉड्यूल पढ़ो चाहे नोट्स पढ़ो, और अपने खुद के नोट्स अगर आप बनाते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, अगर मैं स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करूं और उससे पहले मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो कोई बता सकता है क्या मुझे इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अरे बता सकता है? अरे अब तो बता दो। बिल्कुल, ल्यूवेन हॉक ने करी थी। किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने करी थी। याद है सभी को? बिल्कुल, किसने डिस्कवरी करी थी? ल्यूवेन हॉक, एंटन वॉन ल्यूवेन हॉक। चलिए, अच्छा अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, थोड़ी डिटेल बता रहा हूं है ना, ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी रहे। क्या स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है? क्या कहा मैंने? सेल है, सेल। डिड आई सेड सेल? हैप्लॉइड सेल। इज स्पर्म इज अ हैप्लॉइड सेल? हाँ सर, ये सेल ही तो है, बस ये सेल थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदल गया। बस ये सेल थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदल गया। गोल होती तो सेल लगती, लंबा हो गया तो स्पर्म कह दिया। क्या मैंने सही कहा? ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म की क्या खास बात होनी चाहिए? क्या ये भारी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए? अरे अगर हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, तो क्या मोटिलिटी में मदद मिलेगी? हाँ। अच्छा, मुझे किसी चीज को हल्का करना है तो सामान हटा दूं या सामान रख लूं? सामान हटा दूं, सामान रख लूं? हटा दो सर। बिल्कुल। अब इधर ध्यान दो। क्या आपको एक स्ट्रक्चर याद है जो कि हैप्लॉइड थी, जिसको मैंने नाम दिया था स्पर्मेटिड? ये स्पर्मेटिड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इस स्पर्मेटिड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म में। और इसी प्रोसेस को नाम दिया था स्पर्मियोजेनेसिस। अरे याद है? स्पर्मियोजेनेसिस, है ना? अब ध्यान से सुनना कि सर ये स्पर्मेटिड और स्पर्म क्या एक ही हैं? नहीं, ये स्पर्म किससे बना है? स्पर्मेटिड से बना है सर। अरे तो इनमें फर्क क्या रहा? साइज में फर्क आ गया, शेप में फर्क आ गया, ये तो मुझे समझ में आ गया सर। और क्या फर्क आया? अरे मैंने इसको हल्का बना दिया, मैंने इसको हल्का बना दिया। अरे सर हल्का कैसे बनाया? अरे इस सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, मैंने जितना भी बेकार साइटोप्लाज्म था सिर्फ रिक्वायरमेंट वाला साइटोप्लाज्म अपने पास रख लिया, बाकी सब हटा दिया। दूसरा कौन बचते हैं? सेल ऑर्गेनेल। कौन बचते हैं? सेल ऑर्गेनेल। तो सर जितने भी बेकार बेकार के सेल ऑर्गेनेल थे वो मैंने हटा दिए, कुछ को अपने पास रख लिया और कुछ को मॉडिफाइड कर लिया। ध्यान से सुनना, कुछ को मैंने मॉडिफाइड कर लिया और उनको मैंने मॉडिफाइड करके अपना हथियार बना लिया, ताकि मैं किसको फर्टिलाइज कर सकूं? किसको फर्टिलाइज कर सकूं? ओवम को। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया रख ली क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी। मैंने सेंट्रियोल रखना क्योंकि मुझे आगे जाके डिवाइड कर लिया। मैंने सेंट्रियोल रख लिया ताकि मुझे टेल बनानी पड़ेगी। अरे याद है? तो इस तरीके से ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है? ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करूं तो इसके हम 4 पार्ट में इसकी स्टडी करते हैं। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 पार्ट जो हैं वो मिलते हैं किसमें? स्पर्म में। कोई दिक्कत यहां तक? तो स्पर्म बना किससे? स्पर्मेटिड से। कैसे बना बता चुका हूं, पूछेगा कोई नहीं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए आपको। अरे समझ में आया? बोलो। चलें भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो रही है? चलिए आइए, इधर आइए। अब हमने 4 पार्ट में स्पर्म को डिवाइड कर लिया, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। सिर्फ हमने काम काम की चीजें रखी, बाकी सारी चीजें हमने फेंक दी, निकाल दी। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से।
स्पर्म में यार सिंपल डायग्राम बना रहा हूं जैसे आपको समझाता आया हूं अभी तक। ये है स्पर्म का हेड। ये कौन है? स्पर्म का हेड। ये स्पर्म का हेड हो गया। ये स्पर्म की छोटी सी क्या हो गई? नेक। ये क्या हो गई? छोटी सी नेक। और ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये जो बॉक्स लाइक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या हो गया? मिडिल पीस। क्या हो गया? मिडिल पीस। और ये जो मैंने लास्ट में बनाई, ये जो मैंने लास्ट में बनाई, ये क्या हो गई? टेल। ये क्या हो गई? टेल। क्लियर? ये जो मैंने कवरिंग बनाई है इसका नाम बता सकते हो क्या? ये जो मैंने कवरिंग बनाई है इसका नाम बता सकते हो कि जो मैंने ड्रॉ किया है ये फ्रेमवर्क? मेम्ब्रेन। सेल ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। अरे सेल ही तो है ना, हैप्लॉइड सेल ही तो है। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और थोड़े बहुत जो काम की चीजें वो भी है। क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, अब इसके हेड में, इसके हेड वाले पार्ट में मिलता है एक लार्ज न्यूक्लियस। क्या मिलता है? बोलो, न्यूक्लियस। क्या मिलता है भाई? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो होगा, क्या इसके अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे? क्या इसके अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे? अरे क्या इसके अंदर डीएनए है क्या? क्या इसके अंदर डीएनए है? क्या इसके अंदर डीएनए है? न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल है। अरे डीएनए क्रोमोसोम एक ही तो बात है जेनेटिक्स वालों। मेंडल की आत्मा को मत तड़पाओ, ऐसे मत करो। नहीं आया समझ में? बिल्कुल मोहम्मद, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप याद करो, डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी है? हिस्टोन प्रोटीन। अरे नहीं पढ़ा? आज ही पढ़ा। तो हिस्टोन तो भारी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? हेवी, वेट वाला। मुझे तो वेट वाला नहीं चाहिए, तो कुछ हल्का प्रोटीन भी एक नाम बताया होगा सर ने, प्रोटामाइंस। याद है? प्रोटामाइंस। वहां पे पॉलीएमाइंस पढ़ाया होगा सर ने, यहां पे होता है प्रोटामाइंस। याद नहीं रखना, बस बता रहा हूं। तो यहां पर इस न्यूक्लियस को हल्का करने के लिए हिस्टोन की जगह दूसरे प्रोटीन आ गए जो वेट में हल्के होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, इस हेड के ऊपर, इस हेड के ऊपर, इस हेड के ऊपर एक और स्ट्रक्चर मिलती है, एक और स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम नाम देते हैं क्या? एक्रोसोम। क्या नाम देते हैं? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर भरे होते हैं लाइटिक एंजाइम। इस एक्रोसोम के अंदर भरे होते हैं लाइटिक एंजाइम जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में इसकी हेल्प करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन, मैंने बोला था कुछ मॉडिफाइड हो जाएंगे, कुछ निकाल दिए जाएंगे, और मैंने बोला था कि ये जिसका मॉडिफिकेशन है उसका नाम है गोल्जी। अरे बॉडी, क्या क्या? गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी, जो सही लगे बोलो, पर बोलो गोल्जी बॉडी ने क्या कर दिया मॉडिफाइड होके? एक्रोसोम बना दिया। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम भरे हुए हैं, और वो एंजाइम किसकी हेल्प करेंगे? स्पर्म की। किसको पेनिट्रेट करने में? ओवा को। कैसे, क्या, कौन, आगे पढ़ेंगे। इन दोनों की मेम्ब्रेन को मिलाकर, किस किस की? एक्रोसोम की और सेल मेम्ब्रेन की। बिल्कुल कनक। इस स्पर्म की मेम्ब्रेन मिलाकर और एक्रोसोम की मेम्ब्रेन मिलाकर क्या नाम दिया? गेलिया कैपिटिस। याद हो जाए तो ठीक है, वरना याद मत करना। ये आपका क्लियर होता है हेड। ये क्या क्लियर होता है? आपका हेड। बीच में आपकी जो प्रेजेंट है वो है नेक। क्या प्रेजेंट है यहां पर? नेक दिख रही है सबको? ये है नेक। इस नेक पर मिलते हैं आपको क्या? इस नेक पर मिलते हैं आपको सेंट्रियोल। इस नेक पर आपको क्या मिलते हैं? सेंट्रियोल। क्या सेंट्रियोल का नंबर देख पा रहे हैं आप? क्या सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनिकल नंबर देख? 2 नंबर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? 90 डिग्री पर रहते ना ये, ऐसा हमेशा सेंट्रियोल। ऐसा पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी वाले सर ने पढ़ाया, मुझे तो आती नहीं है। परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल तानिया जी। तो ये जो ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है,
इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अरे क्या नाम दिया? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो नीचे वाला है उसको क्या नाम दिया? बोलो बोलो, क्या नाम दिया उसको भाई? डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? ये डिस्टल सेंट्रियोल इस तरीके से यहां पर छोटे छोटे, लंबे लंबे, पतले पतले, लंबे लंबे फिलामेंट बनाता है। इस तरीके से क्या बनाता है? फिलामेंट बनाता है। ये फिलामेंट ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं? यही फिलामेंट आगे जाके, अरे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? टेल का। अरे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? टेल का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? टेल का। कोई दिक्कत आई क्या यहां पर? कोई दिक्कत आई क्या यहां पर? तो यहां पर ये जो फिलामेंट हैं इनको हमने नाम दिया है क्या? अरे क्या नाम दिया है इनको? एक्सियल फिलामेंट। क्या नाम दिया है? एक्सियल फिलामेंट। और इन एक्सियल फिलामेंट में जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है 9+2। क्या आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है? वहां पे आपने फिलामेंट का अरेंजमेंट पढ़ा होगा, 9+2, 9+0, है ना? याद हो जाए तो कोई बात, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कार्टविल स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आया सभी को? डबलेट, ट्रिपलेट, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आप, बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जहां से टेल शुरू होती है, जहां से टेल शुरू होती है, इस जगह, लेट मी चेंज द कलर, इस जगह जहां मैंने ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया है, यहां पर भी एक सेंट्रियोल होता है जिसको हम नाम देते हैं रिंग सेंट्रियोल। क्या नाम देते हैं? रिंग सेंट्रियोल। और इस रिंग सेंट्रियोल का क्या काम है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी को नहीं पता। फंक्शन स्टिल अननोन। फंक्शन क्या है इसका? अननोन है। क्लियर? तो यहां से यहां तक की तो पार्ट हो गई हेड की। क्लियर? ये यहां तक का पार्ट हो गया मिडिल पीस। और ये जो होगी, ये हो गई आपकी टेल, है ना? अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच गई सर, और उसका नाम है सर माइटोकॉन्ड्रिया। उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड में थे वही माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर भी रहेंगे, लेकिन यहां पर वो कैसे अरेंज हो जाएंगे? अरे कैसे अरेंज हो जाएंगे? इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में चारों तरफ। किसके चारों तरफ? एक्सियल फिलामेंट के। ये बीच में से तो क्या निकल रहे हैं? एक्सियल फिलामेंट। और इसके चारों तरफ कौन स्पाइरली अरेंज हो गए? अरे स्पाइरली अरेंज कौन हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गए। कौन हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गए स्पाइरल फॉर्म में। क्लियर? और यहां पे जो स्पाइरल फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हुए हैं, इसको एक नाम दे देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं निबेन कर्ण शीथ। अरे क्या नाम दे दिया? निबेन कर्ण शीथ। कोई दिक्कत यहां तक? निबेन कर्ण शीथ, कोई दिक्कत? अब ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता, तो और भी जगह है पूरे सेल में, पूरे स्पर्म में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आके इसकी मेम्ब्रेन के पास ऐसे जम जाता है, ऐसे मेम्ब्रेन के पास आके इकट्ठा हो जाता है। और जब ये साइटोप्लाज्म यहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्या? मेनचेट। क्या नाम दिया जाता है? मेनचेट। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आई? अरे क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आई? क्लियर हुआ क्या सभी को? कोई डाउट आया क्या? डाउट ही नहीं आता, तुम एक बार में समझ जाते हो बे? हैं? सो तो नहीं रहे ना लैपटॉप चला के? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। डाउट ही नहीं आता, या तो हमें सब कुछ समझ में आ गया, ये साला हमें कुछ समझ नहीं आया। क्लियर? चलिए
हाँ, सेंट्रियोल से ही फिलामेंट अरेंज हुआ है, सेंट्रियोल से ही। और कौन सा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल से या डिस्टल से? डायग्राम पढ़ो, डिस्टल से। किससे हुआ है? डिस्टल से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलो, समझ में आ गया? स्पर्म की साइज की बात करें बेटा, तो स्पर्म की साइज होती है लगभग 60 माइक्रोन। कितनी होती है? 60 माइक्रोन, जिसमें से मात्र 5 माइक्रोन का हेड होता है और बाकी का आपका जो है 65 माइक्रोन की लगभग टेल ही होती है ना? तो सिर्फ मेन चेट जो है वो सिर्फ कहां है? मिडिल पीस में है। कुछ साइटोप्लाज्म जम गया है जिसको मेन चेट नाम याद हो गया, साइज भी याद नहीं रखनी, मेन चेट भी याद नहीं रखना। मेन चीज एक्रोसोम, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? साइज याद रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं, मेन चेट याद रखो मत रखो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है, सेंट्रियोल याद रखने हैं और न्यूक्लियस याद रखना है। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अरे क्या ये अब आप लोग समझ जाएंगे? अरे क्या अब ये बात आप एनसीईआरटी का डायग्राम समझ जाएंगे? बिल्कुल। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहां पर आपको एक्रोसोम समझा रहा हूं, आपको आगे तक याद रखना है, ये आपके काम आएगा फर्टिलाइजेशन में। क्या समझाने जा रहा हूं मैं? एक्रोसोम। अरे ये एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन? अरे अभी तो बताया मास्टर जी। किसका? गोल्जी बॉडी का। बिल्कुल, है ना? चलिए अब आगे देखो, ये अब मैं यहां पे आपको एक चीज बता देता हूं। ओवरी से जो स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम एग ओवम कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? सेकेंडरी oocyte है। क्या है वो? सेकेंडरी oocyte। ये याद भी होगा आप लोगों को, बट हम आम बोलचाल भाषा में अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या शब्द यूज कर देते हैं? ओवम। लेकिन वो होता क्या है? सेकेंडरी oocyte। अरे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। अब ध्यान से समझना, मैं नीचे उस सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये तो है सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन, खुद की मेम्ब्रेन है कि नहीं? उसके बाहर है इसकी एक और मेम्ब्रेन। क्या है, कैसे बनी, आगे बताऊंगा। वो है कौन? ZP। याद है? जोना पेल्यूसिडा। और इसके बाहर है कौन? कोरोना। बाप रे, ये आ गया वापस। रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये याद है सभी को? अब इसकी तरफ भाग रहा है कौन? स्पर्म। इसकी तरफ कौन भाग रहे हैं? स्पर्म। और अपनी जो दुल्हन रानी है, आगे आ जाएगा सौम्या, अपनी जो दुल्हन रानी है वो तो सबसे अंदर है, ये बैठी वो तो अंदर, उससे मिलना है ना। उससे पहले इसकी सहेलियां खड़ी है, ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेल्यूसिडा, ये दूल्हे राजा और दुल्हन के बीच में आ रही है। बोला हमें पैसा दो, जूता छुपाई, पता नहीं क्या छुपाई का, तभी अंदर जाने देंगे। तो इसका स्पर्म ने निकाला अपना कौन सा हथियार? अरे कौन सा हथियार निकाला? एक्रोसोम। कौन सा हथियार निकाला? एक्रोसोम। और एक्रोसोम निकाल के उसको कितनी लेयर को पार करना है? कितनी सहेलियां हैं उसकी? 2। एक तो कोरोना रेडिएटा और दूसरा जोना पेल्यूसिडा। तो कोरोना रेडिएटा के लिए इसके पास है C.P.E, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आएगा और स्पर्म एक्रोसोम क्या रिलीज कर देगा कोरोना के ऊपर? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। बेचारी घुल जाएगी, लटक जाएगी, फट जाएगी। अरे है कि नहीं? और साथ ही साथ इसमें इसकी सहायता करता है एक और एंजाइम, हायालुरोनी डेज एंजाइम। तो ये दोनों कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हायालुरोनी एंजाइम किसको ब्रेक करने में काम में आएंगे? कोरोना रेडिएटा को। उसके बाद इस एक्रोसोम के पास दूसरा हथियार है, जोना लाइसिन। अरे क्या नाम है? जोना लाइसिन। और ये जोना लाइसिन किसके लिए है? दूसरी सहेली के लिए, वो है जोना पेल्यूसिडा। और ये एक्रोसोम इन दोनों को तोड़ के कहां तक पहुंच जाएगा? अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा।
क्या समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? चलिए, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम? चलिए, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, सीपी का मतलब है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। आएगा करना कृतिका, आगे आएगा बेटा, कृतिका आगे आएगा। एक ही एंजाइम, एक ही स्पम क्यों है, वो सब फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। चलिए, ये जो भी मैंने आपको बातें बोली, ये सब कहाँ लिखी हुई हैं? ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी की सारी बातें, प्रोटामाइंस वगैरह की, लाइटिक एंजाइम, गेलिया कैपेटिस, ये सब डिटेल में आपको यहाँ निबेनकन शीट के बारे में, मेन चेट के, जाते एक बार ना वीडियो लेक्चर देखा अभी, जाते एक बार इसको स्टडी कर लिया करो, तो आपके दिमाग में जो हल्की सी छाप अभी वीडियो लेक्चर में गई है वो एकदम फिक्स हो जाएगी, जैसे आप रिवाइज कर लोगे। क्लियर? तो ये सारी की सारी बातें जो थी मैं बता चुका था। क्लियर है सभी को? बोलो। अच्छा, यहां पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजी और क्लियर करना चाहूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी और क्लियर करना चाहूंगा। एक मिनट रुको, 6 बज गए। चलो, वो टर्मिनोलॉजी में आपको आगे भी आएगी तो तब बताऊंगा। अभी हम शुरू करते हैं क्या? oogenesis, नाम से लग रहा है यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट की, है ना? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। और यहां पे जो फीमेल गैमेट है उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte। वो कितने फेज में बनेगा? 3 फेज में, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। क्लियर? लेकिन इसकी खास बात, ये पॉइंट लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ फीमेल। एक लड़की बनी, है ना, कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एक्स और एक्स का, तो बनी लड़की। मतलब मां के यूट्रस में अब कौन पल रहा है? मां के यूट्रस में कौन पल रहा है? एक लड़की पल रही है। वो लड़की के अंदर ऑर्गन बनेंगे और एक वक्त आएगा जब उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? ओवेरी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ओवरी का। याद है सबको? ओवरी का फॉर्मेशन होगा, है ना भाई? होगा कि नहीं? ओवरी का फॉर्मेशन होगा। अब आगे आगे मत भागो, कुछ बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। अगर आपको आता है बेटा बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, है ना? आपके जितने भी डाउट हैं वो समय आने पर पूरे कर दिए जाएंगे। अब मैं आगे आगे आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकता, तो आपको जो उसमें पूछिए, जो डाउट अभी मैंने पढ़ा दिया। चलिए, तो स्टार्ट कहां से हुआ? एम्ब्रियोनिक लाइफ से। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बनेगी एक वक्त पे? ओवेरी। और ओवरी में बाहर से बन के क्या आएगी? ओवरी में बाहर से बन के क्या आएंगी? पीजीसी। याद करो, क्या आएंगी ओवरी में बाहर से बनकर? पीजीसी। आएंगी कि नहीं आएंगी? वो पीजीसी ओवरी में आएंगी और लगातार वो पीजीसी ओवरी में आएंगी और लगातार क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी और बनाएंगी बहुत सारी सेल। क्या बनाएंगी? बहुत सारी सेल। वो सब कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। वो सब कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। और उनको नाम देंगे हम ऊगोनिया। अरे क्या नाम देंगे? ऊगोनिया। बोलो बोलो, क्या नाम देंगे? ऊगोनिया। जितनी भी ऊगोनिया बननी होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ बन जाती है। पैदा होने के बाद लड़की में, उसकी ओवरी में कोई ऊगोनिया नहीं बनती, कोई ऊगोनिया नहीं। समझ में आया पहला पॉइंट? अरे समझ में आया पहला पॉइंट? क्लियर? तो पीजीसी से यहां पर ये कौन सा फेज चला? अरे कौन सा फेज चला जब अपना नंबर बढ़ा रही है ऊगोनिया? मल्टीप्लिकेशन फेज चला ना भाई? अरे नहीं चला क्या?
चला, मिलियंस में वो गोनियां बन जाती हैं, जितनी बननी होती हैं बन जाती हैं, और ये फेज पूरा हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। अरे क्या लड़की पैदा हो गई? लड़की पैदा हो गई? नहीं सर। तो क्या मल्टीप्लिकेशन फेज इंट्रा लाइफ में? हाँ सर, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाता है, जब मल्टीप्लिकेशन है, कौन सा फेज चलता है दूसरा? बोलो, ग्रोथ फेज। अरे कौन सा फेज चलता है? बोलो बोलो, ग्रोथ करती है ना वो। कौन सा फेज चलता है? ग्रोथ फेज। और ये ग्रोथ फेज भी कहां चल रहा है? ग्रोथ फेज भी कहां चल रहा है? बिफोर बर्थ। कहां चल रहा? ओके, आवाज सही आ रही है सभी लोगों को? अब क्लियर है? क्या आप क्लियर है? शायद इंटरनेट कनेक्शन। आज कोटा में सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है बेटा, सुबह से कंटिन्यूअसली यहाँ पे बारिश हो रही है। मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर है? अभी क्लियर है? चलिए, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जितनी भी ओगोनिया बननी होती है बन जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज पूरा हो जाता है। अब जितनी भी ओगोनिया हैं वो कौन सी फेज में एंटर करती हैं? ग्रोथ फेज में। कौन सी फेज में एंटर करती हैं? ग्रोथ फेज में। क्लियर? कौन सी फेज में एंटर करती हैं? ग्रोथ फेज में। अब भाई जितनी भी ओगोनिया है ना, सब कौन से फेज में एंटर करेंगी? ग्रोथ फेज में। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है? अरे ग्रोथ फेज में क्या होता है? सिर्फ साइज बढ़ जाती है। याद करो, ग्रोथ फेज में सिर्फ क्या होता है? साइज बढ़ जाती। याद है सभी को? तो यहां पर ग्रोथ फेज में क्या हो गया? साइज बड़ी हो गई। ग्रोथ फेज में क्या हो गया? जितनी भी ओगोनिया है ना, उन सबकी साइज बड़ी हो जाती है। मैं क्या एक को समझा दूं? आप सबके साथ वैसा फॉलो कर लेंगे, है ना? चलिए, अब जितनी भी ओगोनिया हैं, सबने क्या शुरू कर दिया? ग्रोथ फेज। और सबने अपनी ग्रोथ फेज कंप्लीट कर ली इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही, और बड़ी हो गई। और जैसे ही बड़ी हो गई तो नाम क्या दे दिया? वहां पर बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर हम बोल देंगे प्राइमरी oocyte। सिंपल। अभी पैदा हो गई क्या लड़की? लड़की पैदा हो गई? नहीं सर, अभी पैदा नहीं हुई। अब सुनना, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात चल रहे हैं। ये शुरू करता है मियोसिस फर्स्ट। अरे क्या शुरू करेगा? मियोसिस फर्स्ट। जितनी भी प्राइमरी oocyte है, सबकी सब ग्रोथ कर गई, प्राइमरी oocyte बना दी, और सबने क्या शुरू किया? अरे सबने क्या शुरू किया? मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट में ये जब जाएगा तो सबसे पहले किसको पूरा करेगा? प्रोफेज फर्स्ट को। फिर किसको करेगा? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और फिर जाके मियोसिस फर्स्ट क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो जैसे ये प्रोफेज फर्स्ट में जाता है, और प्रोफेज फर्स्ट में भी 4-5 स्टेप होती हैं, याद हैं? प्रोफेज फर्स्ट में भी 4-5 स्टेज होती हैं। उसकी जो सबसे पहली स्टेज है वो है लिप्टोटीन, पूरा करेगा। दूसरी है जाइगोटीन, पूरा करेगा। तीसरी है पेकाइटिन, पूरा करेगा। अरे लेकिन जैसे ही क्या आएगी? जैसे ही क्या आएगी? बोलो बोलो, डिप्लोटीन आएगी। जैसे ही क्या आएगी? डिप्लोटीन आएगी। ये मियोसिस बेचारा आगे बढ़ी रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। कौन? मियोसिस फर्स्ट। तो क्या मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ क्या? क्या मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ क्या? नहीं। क्या आधा अटक गया क्या? क्या आधा अटक गया क्या? बिल्कुल। अच्छा, क्या यहां पर मैच्योरेशन फेज चालू हो गई थी क्या? क्या मैच्योरेशन फेज चालू हो गई थी? हाँ सर, चालू तो हो गई थी। ग्रोथ फेज खत्म होने के बाद मैच्योरेशन फेज चालू तो हो गई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। जितनी भी प्राइमरी oocyte थी जो अपने आप में बड़ी हुई थी, जिन्होंने सबने मियोसिस फर्स्ट भी शुरू कर दिया था, लेकिन साला सबके सब कहां अटक गए? सबके सब कहां अटक गए? डिप्लोटीन में अटक गए। अरे कहां अटक गए? डिप्लोटीन में अटक गए। तो अब इस जगह वो लड़की क्या होगी? पैदा होगी। अरे वो लड़की क्या होगी? पैदा होगी। तो सवाल आ रहा है
एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल, जो लड़की अभी पैदा हुई है, उसकी ओवरी को चेक करोगे तो उसकी ओवरी में क्या मिलेगा? उसकी ओवरी में क्या मिलेगा? क्या oogonia मिलेगी? नहीं। क्या सेकेंडरी oocyte मिलेगा? नहीं। अरे सर, प्राइमरी oocyte मिलेगा और डिप्लोटीन में रुका हुआ मिलेगा। सारी की सारी सेल प्राइमरी oocyte मिलेगी और डिप्लोटीन में रुकी हुई मिलेगी। क्या मैंने सही कहा? क्या मैंने सही कहा? अब लड़की क्या हो गई? पैदा हो गई। अभी कितने दिन की है? 1 दिन की, फिर 2 दिन की, फिर 4 दिन की, फिर 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब आने लगी है उसकी प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में क्या हो रहा है? प्यूबर्टी में क्या हो रहा है? हार्मोनल चेंज हो रहा है। हार्मोनल चेंज हो रहा है। तो हार्मोनल चेंज जब होगा तो वो हार्मोनल चेंज, ये मियोसिस फर्स्ट जो डिप्लोटीन में अटका हुआ था, इसको पूरा कराएगा। पहली बार मियोसिस फर्स्ट कब पूरा होगा? प्यूबर्टी पर। पहली प्यूबर्टी पर जो पहला मंथ होगा उस पर पूरा होगा। लेकिन अब पते की बात ध्यान से सुनना सब लोग, ज्ञान की बात बता रहा हूं। अब तक तो सारी सेल एक साथ आगे बढ़ रही थी। अभी तक तो सारी सेल एक साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जब ये डिप्लोटीन से आगे खुलेगा और मियोसिस पूरा करेगा, तो जितनी भी प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट में अटकी हुई थी, उन सबका एक साथ ओपन नहीं होगा। कुछ प्राइमरी oocyte जो डिप्लोटीन में थी वो आगे बढ़ेंगी। क्या मेरी ये लाइन समझ में आई? क्या ये मेरी लाइन समझ में आई? अब तक तो सब एक साथ चल रही थी, सब एक साथ आ गई। अब हार्मोन बढ़ा, कुछ प्राइमरी oocyte आगे बढ़ गई, फिर अगले महीने में कुछ बढ़ेगी, फिर अगले महीने में कुछ बढ़ेगी। समझ में आया? क्लियर? अब ध्यान से सुनना। तो प्यूबर्टी पर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। अरे मियोसिस फर्स्ट क्या होगा? कंप्लीट। और अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ बेटा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो क्या होंगी? 2 सेल बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बोलो, ये 2 सेल बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बोलो बोलो। अरे 2 सेल बनेंगी ना भाई। तो एक तो बनती है एक छोटी सी सेल और एक बनती है बड़ी सेल। क्या दोनों हैप्लॉइड होंगी? हाँ सर। यहां पर क्रोमोसोम का डिवीजन तो इक्वल हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वल नहीं हुआ सर। यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वल नहीं हुआ, तो जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गया है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे जाके डिजनरेट हो जाएगी क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके पास नहीं है। और जो बड़ी सेल आई उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte बन गई, सारा कार्यक्रम कहां चल रहा है? ओवरी में चल रहा है। ये सेकेंडरी oocyte शुरू करेगी मियोसिस सेकंड। अरे क्या शुरू करेगी? मियोसिस सेकंड। और जब मियोसिस सेकंड शुरू करेगी तो सबसे पहले किस में जाएगी? प्रोफेज सेकंड में। फिर किस में जाएगी? मेटाफेज सेकंड में। और जैसे ही मेटाफेज सेकंड में जाएगी, वापस क्या हो जाएगा? अरे वापस क्या हो जाएगी? अरेस्ट। वापस क्या हो जाएगी? अरेस्ट। और इस सेकेंडरी oocyte का इसी स्थिति में, किस स्थिति में है ये सेकेंडरी oocyte? मेटाफेज 2 में अटकी हुई है। इसी स्थिति में, इसी कंडीशन में ये ओवरी से क्या होगी? बाहर आ जाएगी और उसको हम बोलेंगे क्या? ओवुलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। तो ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, मेटाफेज में रुका हुआ। अब इसके साथ दो चीजें होंगी। या तो ये सेकेंडरी oocyte डिजनरेट हो जाएगा 48 घंटे बाद। याद करो, 48 घंटे बाद फेलोपियन ट्यूब में डिजनरेट हो जाएगा। अगर इसको कौन नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो कहानी खत्म। फिर अगले महीने ये डिप्लोटीन से प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, तो सबसे पहले जब स्पर्म आएगा
तो ये सेकेंडरी oocyte अपना क्या पूरा करेगी, क्या पूरा करेगी, मियोसिस 2 पूरा करेगी। याद करो, अटकी हुई थी। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त, फर्टिलाइजेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप में मियोसिस 2 पूरा होगा, फिर फर्टिलाइजेशन पूरा होगा। तो जैसे मियोसिस 2 पूरा हुआ, फिर कितनी सेल, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। तो जो छोटी सेल है वो सेकंड पोलर बॉडी, और जो बड़ी सेल है वो है ओवम। क्या है वो, ओवम। और अब इस ओवम में कौन आ जाएगा, स्पर्म, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट में। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या अनमेरिड वुमन में, जिसकी शादी नहीं हुई, क्या ओवम मिलेगा, क्या ओवम मिलेगा? अरे उसके अंदर तो सेकेंडरी oocyte डिजनरेट हो जाएगा ना। शादी नहीं हुई मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आएगा। क्लियर? और यहां से ये मैचुरेशन फेज शुरू होता है, वो यहां पे खत्म होता है। तो इसलिए ये कौन सी फेज हो गई, लॉन्गेस्ट फेज। क्या समझ में आया? एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम, एक। अरे मुझे अगर 100 ओवम बनाने हैं तो कितने मियोसिस करने पड़ेंगे, 100 ओवम बनाने हैं तो कितने मियोसिस करने पड़ेंगे, 100 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मियोसिस से एक ही ओवम बन रहा है। अरे समझ में आया, समझ में आया क्या सभी को? तो ये था आपका oogenesis। तो ये oogenesis के बारे में जितनी भी चीजें हैं यहां पे लिखी हुई हैं। आपको अगर रिवीजन की जरूरत है, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको वापस समझना है तो इसको हम एक बार कल फास्टली इसका क्या कर देंगे, इसका फास्टली क्या कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। तो आप कल अपना एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है, आप ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे, फिर मैं इसका रिवीजन, पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर? फीमेल बॉडी के अंदर है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ये समझ में आया ना सभी लोगों को? बहुत धीरे धीरे पढ़ाया आज मैंने आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीजें थी। oogenesis बहुत टफ लगता है बच्चों को, है ना? सबको आया बेटा समझ में? चलिए, जो भी डाउट हो आपके पास मेरे नंबर हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।